बड़ी खबर पर आज तक लगातार बना हुआ है, जिसमें आपको बता दें माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद सियासी बवंडर तो छिड़ा ही है। आज दोनों को दफनाया जा रहा है। इसी के साथ लवलेश सनी उर्फ मोहित उसका नाम बताया जा रहा है। और ये जो मोहित है ये कासगंज का है। लवलेश तिवारी बांदा का है, जहां पर पुलिस पहुंच चुकी है। घर में पूछताछ की जा रही है। परिवार वाले पहले से बता रहे हैं एक लड़की को थप्पड़ मारने के केस में पहले भी वो जेल जा चुका है। लवलेश तिवारी वो बांदा का है। दूसरा आरोपी जो इस पूरे मामले में है वो है हमीरपुर का अरुण मौर्य, उससे भी पूछताछ हो रही है। तीसरा सन्नी कासगंज का है। अतीक अशरफ की हत्या में जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है। मेड इन तुर्की में बनी जिगाना पिस्टल से अतीक की हत्या की गई है। जो हथियार इस्तेमाल किया गया है उसकी पहचान हो गई है। लेकिन इसी के साथ याद रखिए पिस्टल बरामद की गई, फेक माइक, फेक आईडी वाली माइक। आप सोचिए कि इन्होंने डमी कैमरा तक बनाया। जो अभी तक पुलिस के हवाले से जानकारी आई है, इन्होंने डमी कैमरा भी इकट्ठा किया और फिर वहां पर जाकर ये है उनकी बाइक और ये देखिए कैमरा, माइक दोनों जो वहां पर मौजूद है। ये डमी कैमरा है जो बताया जा रहा है। और जो आईडी है माइक की वो भी फेक आईडी है। आई कार्ड भी इन्होंने बाकायदा बनाया हुआ था। उन सब के साथ ये गए थे और यही वो पिस्टल है, जिगाना पिस्टल, मेड इन तुर्की। 6 से 7 लाख की कीमत वाली ये पिस्टल है जिससे हत्या की गई है माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की। आपको बता दें इनमें से जो अरुण मौर्य है उस पर पुलिस वालों की हत्या का पहले ही आरोप लग चुका है। तीनों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक तो तीनों ही लवलेश, अरुण और सनी उर्फ मोहित को लेकर पुलिस अब एक्टिव हो गई है, परिवार वालों से पूछताछ कर रही है। लेकिन सब पर अरविंद अगर देखिए आप तो एक से एक बढ़कर केसेस है। पुलिस वालों की हत्या तक का मामला दर्ज है। लवलेश को, लड़की को थप्पड़ मारा था, जेल भी इससे पहले जा चुका है। और अब जानकारी आ रही है कि जो पिस्टल जिससे इन्होंने हत्या की है वो मेड इन तुर्की है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आज तक मैं सुबह ही बताया था सूत्रों के हवाले से कि तीनों जो आरोपी हैं उनकी पास्ट क्रिमिनल हिस्ट्री है। और अंजना, अभी तो क्राइम की इनकी कुंडली खंगालनी शुरू हुई है तो ये केसेस सामने आए हैं, लेकिन पुलिस लगी है और भी स्टेट में। लेकिन बड़ा खुलासा ये हुआ है कि अतीक और अशरफ को मारने के लिए टर्की में जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल किया गया। और ये पिस्टल 6 से 7 लाख रुपए कीमत की आती है, जो भारत में पूरी तरह से प्रतिबंधित है। क्रॉस बॉर्डर से स्मगलिंग करके ये वेपन्स जो स्मगलर है वो मंगाते हैं और फिर जो छोटे बड़े गैंग है उनको देते हैं। तो बड़ी खबर यही है कि 6 से 7 लाख रुपए में, अगर आपने देखा होगा तस्वीरों में, तो जिस तरीके से अंधाधुंध वो फायरिंग कर रहे हैं, सोफिस्टिकेटेड वेपन से। और ये जो वेपन है एक बार में तकरीबन 10 राउंड फायरिंग इसमें हो जाती है, मैगजीन का इस्तेमाल होता है। तो टर्की में जिगाना पिस्टल का इन लोगों ने इस्तेमाल किया। उसके अलावा एक जानकारी ये भी मिली है कि हमीरपुर का जो रहने वाला आरोपी है सन्नी, वो किसी गैंग के लिए भी काम करता है। वो किस गैंग के लिए काम करता है, कितने गहरे तक उसके तार जुड़े हैं, पुलिस ये भी खंगालने में जुटी है। लेकिन एक चीज साफ है कि तीनों का एक साथ आना, एक ही मकसद के लिए आना, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, वो भी टर्की मेड, साजिश गहरी लग रही है। और कोई न कोई एक बड़ा प्लान बनाकर इन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। अंजना, बिल्कुल अरविंद, आप बने रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को बता दें मेड इन तुर्की ये जिगाना पिस्टल है जिससे ये हत्या की गई है। तीनों की तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए ये खबर अपने आप में ये बताता है कि पिछले चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो सबसे बड़ा यूएसपी था, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था। लोगों का यह मानना था कि कानून व्यवस्था आज ऐसा है कि लोग डरते नहीं है। ऐसे में बीती रात की घटना के बाद क्या उसको एक झटका लगा है? कई सारे सवाल हैं। बिना साजिश, बिना प्लानिंग के ये तीनों, बांदा वाला लवलेश, हमीरपुर वाला अरुण, कासगंज वाला सनी, एक साथ एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, हथियार लाते हैं विदेशी, फेक माइक, डमी कैमरा, आई कार्ड रिपोर्टर्स का, ये सब को अंजाम नहीं दे सकते हैं। और इधर एफआईआर में वो कह रहे हैं कि पुलिस वाले थे इसलिए हमें वहां पर पकड़ लिया, हम भाग नहीं पाए। ये क्या है रागी साहब? देखिए अंजना जी, सिस्टम कितना उत्तर प्रदेश का है कि गुड्डू मुस्लिम हुआ है कि आतंकवाद, ये इनकाउंटर में 23,634 लोग आज जेल में बंद हैं। यानी कि ये सारे ऑर्गेनाइज्ड गैंग के हिस्से हुआ करते थे। 184 से ज्यादा लोग एनकाउंटर में मारे गए हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कितने बड़े खूंखार वहां पर लोग थे। ये स्वाभाविक है कि ये एक बहुत मेटिकुलसली प्लान किया गया
ये हत्या है, इससे कोई इनकार नहीं किया। शुरू में ऐसा लगा था कि 3 कोई आपराधिक किस्म के व्यक्ति आए हैं और उन्होंने प्लान बना करके मार दिया, लेकिन अब ऐसा लगता है ये पिस्टल को हम जैसा कि जिक्र आ रहा है कि वो मेड इन तुर्की है, इसका मतलब कि कोई बहुत बड़ा पीछे से हाथ है जिसने कोई बड़ा गैंग है जो इस हत्या को अंजाम दिया है जिसने, और बहुत मेटिकुलसली प्लान। देखिए आपको सुबह से आपने 2-2, 3-3 आपने डीजीपी को उस समय से रात से हम सुन रहे हैं, आपके चैनल पर भी सुबह आकर के उन्होंने कहा कि जिस प्रकार के फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, ये 40 सेकंड में सारी घटनाएं घट जाती हैं, गोलियां भी चल जाती हैं और आरोपी जो है वो हमलावर जो है वो दबोच भी लिया जाता है, इसमें 40 सेकंड लगता है। ऐसी स्थिति में प्रत्युत्पन्नमति की बात है कि आप अपने रिवॉल्वर को हाथ से खींचे, इसकी क्या गारंटी है कि पुलिस वाले की जान नहीं चली जाती और मीडिया की जान नहीं चली जाती? ठीक है, एफआईआर कॉपी से कुछ बातें सामने आ रही हैं अभिषेक, जिन पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। एक तो जो मकसद ये खुद बता रहे हैं जो कि एफआईआर का हिस्सा है, दूसरा एक बड़ा हिस्सा है कि एफआईआर के मुताबिक जैसे ही मीडिया ने अतीक अहमद और अशरफ से बात करनी शुरू की, उसी वक्त शूटर्स में से एक ने अपना माइक गिराया, कैमरा गिराया और अपना पिस्टल उठाकर सीधा फायरिंग करना, शूट करना शुरू कर दिया अतीक अहमद को। इस क्रॉस फायरिंग में एक कांस्टेबल को भी हाथ में गोली लगी, यह बताया गया है। हाथ में गोली लगी, ये एफआईआर का हिस्सा मैं पढ़ के सुना रही हूं। हाथ में गोली लगी, एक अटैकर को भी यानी एक आरोपी को भी गोली लगी है क्रॉस फायरिंग में अपने ही साथियों के साथ। क्या जो मौके पर हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है वो इसकी पुष्टि कर सकते हैं, क्या कुछ हुआ था? बिल्कुल मैं ये बात पूछता हूं समर्थ से पूछता हूं कि क्योंकि एक जो पल है इन लोगों ने अपनी आंखों से, अपने कैमरे से कैप्चर किया है। ये बताइए कि अभी अंजना जी पूछ रही स्टूडियो से कि जब गोलियां चली हैं तो गोली चलने में 2 लोगों को गोली लगी है, एक लवलेस है उसको भी गोली लगी हुई है और एक कांस्टेबल है उसे भी गोली लगी है। तो क्या इन लोगों ने जो गोली चलाई वो अंधाधुंध फायरिंग थी या फिर इनको जो गोली लगी है सचमुच आप लोगों ने भी देखा कि ऐसी गोली लगी हो, क्योंकि आप भी बहुत नजदीक? देखिए, मैंने गोली लगते किसी और को नहीं देखा है क्योंकि मैं वहां प्रत्यक्ष रूप में मौजूद था। मैंने गोली लगते अतीक को देखा है और अशरफ को देखा है। अतीक और अशरफ को सामने से पूरा प्रॉपर गोली लगी है, जैसा कि मैंने बताया, पहले अतीक को लगी, फिर अशरफ को लगी और फिर कई राउंड फायरिंग हुई जो टारगेटेड थी उन्हीं दोनों के ऊपर। जब मैं वहां रिपोर्ट कर रहा था तो जो थाना इंचार्ज थे उन्होंने मुझे खुद आकर बताया कि आप ये भी बताइए कि मेरे भी सिपाही को गोली लगी। मैंने कहा किस सिपाही को गोली लगी है? तो उन्होंने कहा मान सिंह नाम के सिपाही को गोली लगी। मैंने कहा गोली लगी है? उन्होंने कहा हाथ के इस हिस्से पे गोली लगी है। तब हमें कंफर्म हुआ कि यहाँ पर आंखों के सामने, ना कैमरामैन नीरज के सामने इस तरह का वाकया है, किसी को गोली लगी होगी, पर वहां पर धुआं, जब बुलेट फायर हुआ है तो धुआं इतना ज्यादा था कि हमारा फोकस केवल शायद अतीक और अशरफ पर ही था। तो जो गन फायर इधर उधर हुआ है, हालांकि बहुत इधर उधर नहीं हुआ है, मैंने जैसे आपसे कहा जो भी किलर्स हैं काफी प्रोफेशनल हैं, उनका निशाना सीधा था, उनका टारगेट क्लियर था, उनके निशाने पे कोई मीडिया पर्सन नहीं था, उनके निशाने पे कोई पेशेंट हॉस्पिटल का नहीं था। अगर चाहते, पुलिस वाला भी नहीं था, चाहते तो बहुत आसानी से किसी भी पुलिस वाले को मार देते, क्योंकि आप समझिए अशरफ की एक तरफ मैं खड़ा था, अतीक के एक तरफ एक पुलिस कांस्टेबल खड़ा था, तो ना पुलिस कांस्टेबल की गोली लगी ना बाई चांस मेरे लगी, वो तो निशाना चूकता तब की बात होती, पर उनका प्रोफेशनल थे, उनको पता था उनको कहाँ हिट करना, और उन्होंने गोली जो मारी है वो शरीर के ऐसे हिस्से में जानबूझ के मारी है कि एक गोली में काम तमाम हो जाए। आप सोचिए यहाँ मारी है, हेड इंजरी कहते हैं, अगर हेड इंजरी हुई है तो काम बहुत मिनिमम चांस है कि बच पाएगा आदमी, 1% भी नहीं होता है। आप ये भी कह रहे थे कि अशरफ अतीक को तो 2 गोलियां लगी लेकिन अशरफ को एक ही गोली में ढेर हो गया, उसके शरीर में हरकत भी नहीं थी। यही मैं कह रहा हूँ, यही उनको पता था कि गोली कहाँ मारनी है। उनकी जो गोली है पेट पर लगी है, पहली गोली अशरफ को, और एक गोली में अशरफ गिर गया, जबकि जो अतीक था उसमें कुछ सांसें कुछ क्षण के लिए शेष थी, यानी कि कुछ सेकंड्स के लिए कह सकते हैं, उसके बाद वो भी वहीं ढेर हो गया। पर उसको दोबारा चेक करने के लिए कहीं जिंदा तो नहीं है, 2 लोग और आते हैं और वो गन फायर शुरू करते हैं और कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं छलनी कर देते हैं अतीक अहमद और अशरफ को गोलियों से, कि पूरा जहां पर जो स्पॉट है इर्द गिर्द पूरा खून खून हो जाता है। और वहां धुआं इस तरह का, क्योंकि गन फायर है, मेरा पहला एक्सपीरियंस है सामने से गन फायर, मैंने आज तक नहीं देखा था। ये धुआं जिस तरह से सामने से उठा था तो बहुत क्लैरिटी नहीं थी। जो विजुअल अगर आप देखेंगे जहां सरेंडर कर रहे हैं, जो कैमरामैन नीरज ने रिकॉर्ड की है, थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं, क्योंकि धुआं बीच में आ रहा है। इतना 17 राउंड गन फायर 40 सेकंड के अंदर अगर हो रहा है तो जो धुआं है उसकी वजह से भी काफी कुछ क्लैरिटी नहीं थी। तो सिपाही को जो गोली जिसका जिक्र जो थाना इंचार्ज ने किया है जरूर लगी होगी, पर क्लैरिटी हम लोग को उस वक्त नहीं मिल पाई थी। पर हम और ये भी कह सकते हैं कि हमारा
जो फोकस था वो अतीक और अशरफ पर उस वक्त था, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट हम वो कवर करने आए थे, हम उसकी बाइट लेने आए थे। और जब वहां पर अटैक हुआ तो एक रिपोर्टर के तौर पर मेरा वहां मौजूद होते वक्त मेरी प्रायोरिटी यही थी कि मैं अपने नेटवर्क के लिए वहां पर अपना एक्सक्लूसिव निकाल सकूं, रिपोर्ट कर सकूं, अपनी और कैमरामैन की जान का ख्याल रखते हुए। बिल्कुल अंजना, एक और चीज है उसमें, अगर एफआईआर की लाइनें हम देखते हैं तो ठीक उसके बाद वो लिखा है कि इन लोगों ने रेकी की थी। वो लगातार मौके की तलाश में थे, लेकिन पुलिस बल की वजह से उन्हें मौके नहीं मिल पा रहे थे कि वो उन्हें कब मारें। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट जिक्र है उसमें, यानी कि ये मीडिया के वेश में घूम रहे थे और लगातार घूम रहे थे इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए। तो समर्थ ने जिस तरीके से बताया कि बिल्कुल ही महारथी थे, इन लोगों ने जिस तरीके से टारगेट किलिंग की है, निश्चित तौर पर इतना एक्सपीरियंस्ड ये है कि इसने जिसको चाहा उसको मारकर खत्म किया, और बाकी किसी को हल्की फुल्की इंजरी आई है या फिर गन शॉट का कुछ लगा है। एक और सवाल है, लेकिन आप उससे पहले अपने दर्शकों को भी सुनाते हैं, आप भी सुनिए। आखिरी 40 सेकेंड क्या हुआ था बीती रात प्रयागराज में, सुनिए।